मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा करंट अफेयर्स का 4th पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है ऑपरेशन कावेरी। एक सेकेंड। ऑपरेशन कावेरी उद्देश्य क्या है इसका? सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालना। ठीक है, सूडान में जो फंसे हुए थे नागरिक उनको निकालने के लिए क्या था, उसका नाम ऑपरेशन कावेरी। इस्तेमाल किए गए विमान का नाम क्या था? 2 थे, C-130 और नौसेना का जहाज INS सुमेधा। ठीक है, C-130 और नौसेना का जहाज INS सुमेधा, ये 2 थे। तो ऑपरेशन कावेरी किससे? सूडान में जो फंसे हुए नागरिक थे उनको निकालने के लिए 2 इसमें थे। कौन कौन? 2 विमान, C-130 और नौसेना का जहाज INS सुमेधा, ये 2 लोग। अगली बात है, सूडान के बचाव अभियान का नाम ऑपरेशन कावेरी। एक था यूक्रेन के बचाव का, उसका क्या था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, क्या था? यूक्रेन के बचाव अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल और विदेश मंत्रालय द्वारा नियोजित, तो भारतीय सशस्त्र बल और विदेश मंत्रालय द्वारा नियोजित कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। इसे कावेरी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कावेरी जो नदी है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअल में कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, पूर्वी घाट की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, अपना डेल्टा का भी निर्माण करती है और इसके किनारे त्रिचुरापल्ली शहर स्थित है। ठीक है, और क्या बताओ इसके बारे में? और कावेरी नदी को जो तमिल साहित्य है उसमें पुन्नी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुन्नी। ठीक है। कर्नाटक तमिल राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला अंतर्राज्यीय जल विवाद में से एक है। ठीक है, तो कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद जो बहुत लंबे, आपको पता होगा कि ये जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है इसके लिए एक आर्टिकल है 262 आर्टिकल है ना, इसमें प्रावधान है इसको सुलझाने के लिए। तो आर्टिकल 262 भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा? ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए वहाँ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। और यूक्रेन से बचाव के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है पता है ना? गोमुख से। ठीक है, और जब गंगा उस लोग उसे गंगा नहीं बोलते, भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, तब उसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। विश्व सैन्य, एक सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, भारतीय सशस्त्र बल का जो ये होता है, क्या कहते हैं, सेनाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, है ना। विश्व सैन्य व्यय 2022 में रुझान। विश्व सैन्य व्यय 2022 में रुझान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है। सिप्री, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिप्री, इसके द्वारा ये प्रकाशित है। पहली बात तो ये, कुल वैश्विक सैन्य व्यय 3.7% की वृद्धि हुई है। तो जो वैश्विक सैन्य व्यय है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 3.7। ठीक है, और 2022 में 3 सबसे बड़े व्ययकर्ता, इसका नाम याद रखिएगा। USA फर्स्ट है, सेकंड है चाइना एंड थर्ड है रशिया। ठीक है, रशिया। अगर मैं इसे ट्रिक बताऊं तो केवल अमेरिका बोलो तो A ले लो, C and R, तो ACR भी कर लो। ठीक है, ACR, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये ट्रिक हो गया। ठीक है, भारत का 81.4 अरब डॉलर का खर्च दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा है। तो भारत 4th पे कौन है? इंडिया। तो ऐसे कर सकते हो, ACRI, एग्री कर सकते हो, कुछ भी याद करने के लिए। ठीक है, भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग देखोगे अभी कौन है। ठीक है, आप लोग क्या देखोगे कि अभी कौन है? पहले कौन है? वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अभी कौन है? रक्षा मंत्री। चलो अगली न्यूज पे चलते हैं हम। तो हमने क्या देखा? सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होता है विश्व सैन्य व्यय, और टोटल जो वैश्विक लेवल पे जो वृद्धि हुई है 3.7 की हुई है। 3 जो सबसे व्यय करता है वो कौन है? मैंने क्या बोला?
ACR, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चाइना, आर मतलब रशिया, आई और जोड़ लो, इंडिया 4th पर है। ठीक है, 81.4 अरब डॉलर का खर्च, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट थे। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं हम लोग। जल निकायों की पहली जनगणना, तो पहली जलगणना है जल निकायों की पहली जनगणना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित, जो नेचुरल है और जो मैन मेड है, दोनों निकायों सहित भारत के जल संसाधनों की पूरी सूची बनाना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित होगा जल निकायों की पहली जनगणना, ये हुई है। शीर्ष 5 को याद करना है। शीर्ष 5 जल निकायों की संख्या, तो कम से कम 3 तो याद ही कर लो। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा और असम। उड़ीसा एंड असम। WUAOA। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे? बंगाल, यूपी, तो यूपी बंगाल ऐसे कुछ कर लो, यूपी बंगाल। देखो कैसे याद होगा, कुछ कोड बनाओ। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। 2-3 बार रटोगे याद हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। ये क्या है? जल निकायों की संख्या यहाँ पे ये शीर्ष 5 राज्य हैं। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। तो जल निकायों की पहली जनगणना है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत है। 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से बताए मैंने? वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, असम एंड उड़ीसा। ठीक है, याद हो गया। देश की पहली वाटर मेट्रो, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे? देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का शुभारंभ किया। पहली है भारत की, इंपॉर्टेंट है। यह कोची केरल के पास 10 छोटे द्वीपों को जोड़ता है। तो 10 छोटे द्वीपों को जोड़ता है कोची केरल। तो आप सिंपल ये याद रखना है, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे? कोची केरल। वाटर मेट्रो एक शहरी जन परिवहन जो पारंपरिक मेट्रो सिस्टम के समान अनुभव प्रदान करता है। निर्माता कौन है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो आपको इसमें याद क्या करना है? देश की पहली है कोची केरल और इसके निर्माता कौन है? कोचीन। नाम सेम है, कोची, और यहाँ पे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें 38 टर्मिनल और 78 इलेक्ट्रिक बोट है। ठीक है, परियोजना की लागत है 1137 करोड़ रुपए थी और इसे जर्मन KfW द्वारा वित्त पोषित। तो फाइनेंस कौन कर रहा है? KfW जर्मन एजेंसी है, जर्मनी की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देश की पहली मेट्रो कोची, और कौन कर रहा है? कोचीन शिपयार्ड कर रहा है, और जो जर्मन का KfW इसे फाइनेंस कर रहा है। चलिए अगले पे आते हैं। अगली न्यूज है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, नींव रखी है मोदी जी ने। स्थान है तिरुवनंतपुरम में टेक्नोलॉजी कैंपस। स्थान कौन सा है? तिरुवनंतपुरम में टेक्नोलॉजी कैंपस। उद्देश्य क्या होगा इसका? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, नींव मोदी जी ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे है ये? तिरुवनंतपुरम में टेक्नोलॉजी कैंपस, तिरुवनंत। ठीक है, तो ऐसे कर लो, डिजिटल साइंस पार्क है, अपने आप में अनंत है ये। ठीक है, बहुत ही, तो कुछ ऐसे ही दिमाग में रख लो। यह एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग करके नई और रोमांचक चीजें बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। चलो अगली न्यूज पे हम चलते हैं। अगली न्यूज पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगली न्यूज क्या है हमारी? विश्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व बैंक का रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI, ठीक है, रसद प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक का, भारत की रैंकिंग इसमें 139 में से कितनी है? 38वीं है। 139 टोटल होते हैं जिसमें से 38वीं भारत की रैंकिंग है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर एंड फिनलैंड। विश्व बैंक द्वारा जारी होता है, अपने आप में विश्व बैंक का लिखा हुआ है तो ये पता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी। ठीक है, तो
विश्व बैंक का रसद प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंकिंग 38वीं है। सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर एंड फिनलैंड। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि विश्व बैंक, अगर किसी के पास विश्व बैंक किसी के नाम कर दो तो वो क्या होगा, या फिर कोई बैंक में बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां पे क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, बड़ा फनी सा इंसान है, बैंक का काम ही नहीं कर रहा है, वो वहां पे सिंगिंग कर रहा है, इतना फनी है। ठीक है, तो एक कोई सिंगर है जो क्या कर रहा है, सिंगिंग कहाँ पे कर रहा है, बैंक के अंदर बैठ के, बहुत फनी है। तो ये हो गया, टॉपर कौन है, सिंगापुर एंड फिनलैंड, विश्व बैंक द्वारा जारी। ठीक है, एलपीआई एक ऐसा उपकरण, अभी एलपीआई है क्या, मतलब रसद प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, एक ऐसा उपकरण है जो देशों को यह पता लगाने में मदद करता है कि वे क्या अच्छा कर रहे हैं, और जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की बात आती है तो वो कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ उनमें कमियां हैं, कहाँ उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य होता है एलपीआई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक बहुत ही फनी इंसान है जो सिंगिंग कर रहा है बैंक में बैठ के, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है कि नहीं, चलो अच्छा, ये जो विश्व बैंक है, अभी इसके डेविड मालपास थे ना, उनके बाद कौन आ रहा है, डेविड मालपास की, उन्होंने रिजाइन दे दिया, अब कौन आ रहा है, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जरूर बताना। ठीक है, डेविड मालपास थे, उनकी जगह अभी दूसरा कोई नियुक्त हुआ है, बंगा करके नाम है, इतना बता दिया मैंने, बता ही देती हूँ, अजय बंगा, अजय बंगा। चलो अगला न्यूज़ है, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हमने गुवाहाटी असम में क्या देखा था, एम्स है ना, और यहाँ पे क्या है, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो नागालैंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या नाम है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा। नागालैंड के बाद पहला मेडिकल कॉलेज 1 दिसंबर 1963 में बना था। ठीक है, 1963 में बना था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मैंने अरुणाचल प्रदेश का पूछा था, किसी ने बताया नहीं था, फिर भी मैं बोलती हूँ ईटानगर। ठीक है, और असम की कौन है, दिसपुर। अब आ जाओ अगली न्यूज पर, एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना, एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना केरल सरकार के द्वारा। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किसकी है, केरला गवर्नमेंट की है। उद्देश्य क्या है, केरल की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण खेल के मैदान खोलकर राज्य के खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि केरल की जितनी भी मतलब प्रत्येक पंचायत है वहां पर क्या करेगा, गुणवत्तापूर्ण खेल के मैदान खोलेगा, ताकि जो खेल संस्कृति है उसको दोबारा से क्या किया जाए, पुनर्जीवित किया जा सके। ठीक है, चलो अगली न्यूज पे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अगर राजधानी नॉर्थ ईस्ट का बहुत पूछता है। अच्छा, उद्घाटन इसका देख लो पहले, एक सेकंड। उद्घाटन कलिक्काड में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया है, तो याद रखना वहाँ के सीएम ने किया, केरला के। ठीक है, मैं राजधानी की बात कर रही थी, अरुणाचल प्रदेश का क्या बताया मैंने, ईटानगर, तो याद कर लेना, अरुण ईटा से मारता है किसी को, है ना। और दिसपुर का तो आपको पता है ना, तारा, बोर तारा, वो क्या करता था कि पहले जब ये वॉच वगैरह नहीं थी तो वो क्या करता, दिशा दिखाता, तो दिसपुर असम का हो गया, ऐसे याद कर लो। नागालैंड कोहिमा, कुछ ट्रिक बनाते रहो, मैं डेली क्लास में बोलती हूँ। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, सबसे पहले देखते हैं आईआईटी मद्रास आया कब था, 1959 में आया था पहली बार। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, स्थान क्या है, जंजीबार, तंजानिया, अफ्रीका। ठीक है, जंजीबार, तंजानिया एंड अफ्रीका, ये स्थान है। घोषित 20 अप्रैल 2023 को आईआईटी मद्रास का 64वां संस्करण दिवस, उस समय इसको घोषणा की गई। तो 64th ये क्या है, आईआईटी मद्रास का क्या है, संस्थान दिवस। ठीक है, आईआईटी मद्रास का 64वां संस्थान दिवस, ये 20 अप्रैल 2023 को उसी दिन घोषित किया गया। जंजीबार, तंजानिया, अफ्रीका, मद्रास का पहला, आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है, ये इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास का आदर्श वाक्य क्या है, सिद्धि भवति कर्मजा। ठीक है, सिद्धि भवति कर्मजा, ये इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन है, पवन कुमार गोयनका जी, पवन कुमार गोयनका जी। ठीक है, कैसे याद करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पवन, और यहाँ पे क्या लिखा है, मद्रास। फनी है
याद करने के लिए कुछ भी करना है, नौकरी पानी है ना, तो यहाँ पे क्या है, मद्रास को मदिरा से कर लो। आजकल लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ मतलब इस तरीके का मदिरा वगैरह पी ले तो क्या करते हैं, पवन की तरह उड़ने लगते हैं, यानी आसमान में। ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो। चलो आ जाओ अगली न्यूज़ पर। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, तो महाराष्ट्र में नाम ही है महा और सबसे बड़ा हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। देखो क्या है स्कूल, वेलिंगटन कॉलेज, यूके के शीर्ष स्कूलों में से एक। ठीक है, वेलिंगटन कॉलेज यूके के शीर्ष स्कूलों में से एक है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। पुणे में स्कूल K-12 स्थापित करेगा, पुणे में स्कूल K-12 स्थापित करेगा। सिंगापुर की एक शिक्षा कंपनी स्कूल के निर्माण में मदद करेगी, और मदद कौन करेगा, सिंगापुर की एक शिक्षा कंपनी है जो इसमें इसे हेल्प करेगी। स्कूल अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक होंगे उसका भी पालन करेगा। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जैसे अलग अलग प्रोग्राम भी होंगे। चलिए अगली न्यूज़ पे हम लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज, जम्मू कश्मीर का भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। यह जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसको किसको, कटरा और रियासी, तो KR याद रखिएगा। ठीक है, KR को जोड़ेगा कौन, केबल, तो ऐसे K से केबल कर लो, वैसे C से K से केबल कर लो, KR, तो केबल, और K से क्या हो गया, कटरा, और R से हो गया रियासी। ये कुछ कोड बनाओ। उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर को देश की बाकी हिस्सों से सभी मौसम में रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना। ठीक है, तो जितने भी मौसम होते हैं मतलब 12 मासा, इनको जोड़ देना 12 महीने से। ठीक है, पुल की कुल लंबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 725 मीटर, 725 मीटर हो गया। ये जम्मू कश्मीर का पहला क्या है, केबल स्टे ब्रिज है। तो KR बार बार रिपीट करिए, K से केबल हो गया, K से हो गया कटरा, R से हो गया रियासी, 725। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने नवरत्न का दर्जा दिया। रेल विकास निगम लिमिटेड ने नवरत्न का दर्जा अपग्रेड किया गया। नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्रेषक है श्रेणी 1 मिनी रत्न। ठीक है, CPSC में यह 13वां नवरत्न है। तो CPSC में कौन सा है, CPSC में कौन सा है, 13वां। ठीक है, नवरत्न स्थिति के लिए मानदंड ध्यान से सुनो, कंपनी के पास 4 स्वतंत्र बोर्ड निदेशक के साथ मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने नवरत्न का दर्जा, ठीक है, और अपग्रेड किया गया नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्रेषक है श्रेणी 1 मिनी रत्न। CPSC में ये 13वां नवरत्न होगा। और आपको पता है कि मानदंड क्या होंगे, 4 स्वतंत्र बोर्ड निदेशक के साथ मिनी रत्न का दर्जा भी उसके पास होना चाहिए। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023, ये हमारी अगली न्यूज़ है। चलिए देखते क्या है ये आयोजन, क्या है। सिंथन मैदान किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिंथन मैदान है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ। जिला प्रशासन किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी JKASCL और सेना के सहयोग से आयोजित किया गया। यह त्योहार बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, स्नो कयाकिंग और बहुत कुछ जैसी गतिविधियों को मेजबानी करता है। कयाकिंग क्या होता है, ये बोटिंग टाइप का है ना, सही। तो चलिए ये सिंथन स्नो जरूर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही मैंने ली है और कुछ नहीं। आइए अगले पे आते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, सिंथन स्नो क्या हो गया, JNK। ठीक है, ऐसे कर लो, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता रहता है। ऐसे कुछ याद कर लो, दिमाग में बना लो। ठीक है, मैंने तो क्या किया है, किश्ती में क्या कर लिया है, एक ऐसा घर ले लिया है जहाँ पे ठंडी कम लगे। ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत कम गिरे। ऐसे कुछ कर लो, दिमाग में बनाओ। मैं चलो अब आ जाओ। ITC ने स्टॉक एक्सचेंजों पर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने के लिए इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया।
आईटीसी ने स्टॉक एक्सचेंजों पर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने के लिए इंफोसिस के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया। अब देखते हैं शीर्ष 5, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल। ठीक है। आईटीसी का मार्केट कैप कितना है वर्तमान में? 5.33 ट्रिलियन है। 5.33 ट्रिलियन है। ठीक है, ओके। अगली न्यूज़ हमारी है नियुक्तियों से। ठीक है, चलिए आते हैं। आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो राजेश कुमार सिंह डीपीआईआईटी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला है शांतनु राय को बीईएमएल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हो गए शांतनु जी। अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? अजीत कुमार को। जिसके पास परमाणु है वो जीतता ही है, वो तो अजीत है। तो याद रखिएगा, अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की? 1948 में। यह परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत एक सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय क्या होता है? जो संसद या फिर राज्य विधान द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगली न्यूज पे आते हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। ठीक है, महान पहलवान और कोच महावीर, अब महान पहलवान है, महावीर है, नाम याद हो जाएगा। महान पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगट को MMA 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखो यहाँ भी महावीर है, ठीक है, तो महावीर M है यहाँ भी, तो याद रखना MMA 1, तो याद रखना M से महावीर को जोड़ लेना, याद रहेगा। ठीक है, MMA 1 फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? महावीर सिंह फोगट। अगली न्यूज हमारी, एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एयर मार्शल का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? संदीप सिंह। रोहित शर्मा को जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर, अब जियो सिनेमा का कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगली न्यूज है, विराट कोहली को HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया है। HSBC में कौन है? विराट कोहली। और रोहित शर्मा क्या है? जियो सिनेमा। ठीक है, और ऋषभ पंत क्या है? स्टार स्पोर्ट्स। ठीक है, चलो। HSBC हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की स्थापना कब हुई थी? 1853 में, मुख्यालय मुंबई, CEO हितेंद्र दवे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट तो सारे, लेकिन ये थोड़ा सा संभावना लग रही है। तो विराट कोहली को HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया गया। HSBC, इसका फुल फॉर्म बताती हूँ, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। CEO हैं हितेंद्र दवे। CEO कौन है इसके? हितेंद्र दवे जी हैं। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी, रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रणधीर ठाकुर जी हैं, उनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया। तो रणधीर ठाकुर जी अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के क्या है? CEO और MD हैं। अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सरसा वेंकट नारायण भट्टी को केरल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति सरसा वेंकट नारायण भट्टी को केरल उच्च न्यायालय, केरला हाईकोर्ट का कार्यवाहक, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। शक्ति भारत के संविधान कौन सा देता है? 223 आर्टिकल 223 द्वारा इसे ये पार मिलता है। अगली बात, अगर मैं बोलूं कि हाईकोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल आता है, तो 214 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग।
ठीक है। अब अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ये हो गया सीईओ राष्ट्रपति, हाँ वेंकट नारायण। तो 214 से 231 ये हो गया हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है 214 से। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से 124 से 147 ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 से 147, हाई कोर्ट के लिए 214 से 231। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। अनंत माहेश्वरी, अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष को 2023-24 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो नेस्कॉम है इसके बारे में जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा यूपी में है। और नेस्कॉम का मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो अनंत माहेश्वरी जी क्या है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है, अनंत माहेश्वरी। अगली न्यूज़ है श्रीकांत एम भांडीवाड़। श्रीकांत एम भांडीवाड़ ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास के VGB, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो क्या नाम है इनका? श्रीकांत एम भांडीवाड़, श्रीकांत एम भांडीवाड़, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। मुख्यालय कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में, धारवाड़ कर्नाटक में, ठीक है। यह संयुक्त रूप से भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और सिंडिकेट बैंक के स्वामित्व में है। तो ये याद रखिएगा कि किसके किसके, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और सिंडिकेट बैंक इसके स्वामित्व में है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगली न्यूज़ है आरबीआई ने एन कामाकोडी को सिटी यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। आरबीआई ने एन कामाकोडी को सिटी यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये आया था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसके तहत 1934 के तहत 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास अभी हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, अभी हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो नेस्कॉम है 1 मार्च 1988 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना थोड़ा सा। चलिए 14 पे आते हैं, अब सॉरी अगली न्यूज़ पे आते हैं। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? देवदत्त। कैसे याद करेंगे? 1-2 याद हो जाए अगर तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है? देव, और यहाँ पे क्या है? बड़ौदा। तो बड़ा कौन होता है? जो देव है वो बड़ा होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बड़े बड़े मतलब उनकी बड़ाई होती है जो देव होते हैं, देवदत्त चंद, ठीक है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी नियुक्त हुए हैं। और कामाकोडी क्या है? आरबीआई ने कामाकोडी को सिटी यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम लोग। नेस्कॉम 1988 में आया था, ठीक है। आइए अंतर्राष्ट्रीय पे चलते हैं। नेशनल हो गया, अब इंटरनेशनल। ब्रिटेन आपातकालीन चेतावनी प्रणाली, ब्रिटेन आपातकालीन चेतावनी प्रणाली। यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके ने नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का परीक्षण किया जिसमें लाखों मोबाइल फोन एक ही समय पर बज रहे थे और कंपन कर रहे थे, यानी दोपहर 3 बजे, ठीक है। प्रदर्शित संदेश क्या था? यह आपातकालीन अलर्ट का परीक्षण है, यूके सरकार की एक नई सेवा जो आपको आसपास कोई जानलेवा आपात स्थिति होने पर चेतावनी देगी, ठीक है। ये क्या है? प्रदर्शित संदेश था। उद्देश्य क्या था इसका? किसी भी आपात स्थिति जैसे आग, बाढ़ आदि के बारे में जनता को सचेत करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगर कहीं पे आग लग गई है, बाढ़ लग गई, कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो उसमें क्या करना है? जनता को क्या करना है? सचेत करना है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। समान प्रणाली वाले अन्य देश कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये ब्रिटेन आपातकालीन चेतावनी प्रणाली के बारे में हमने जाना। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय। अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय तो कहाँ पे है?
अबू धाबी में है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB एक ऐसा बैंक है जो पर्यावरण और समुदायों के लिए अच्छी सड़कों, इमारतों जैसी परियोजनाओं के लिए भुगतान करने में मदद करता है। एक ऐसा बैंक है जो पर्यावरण और समुदायों के लिए एक अच्छी सड़क, इमारत जैसी जो परियोजनाएं होती है उसमें क्या करता है, ये भुगतान करने में मदद करता है, यानी इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को, 7 साल पहले। सदस्यता 106 सदस्य राज्य हैं। कितने? 106 है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, तो ये तो पता ही होगा, UAE, इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब वो चाहे AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछ लेगा कि ये कब स्टैब्लिश हुआ, या इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या फिर ये पूछेगा पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खुला है? अबू धाबी में खुला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, पक्का आएगा, पक्का, घुमा फिरा के कहीं से भी। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहर, सबसे धनी शहर है ना, सबसे ऊपर कौन है? न्यूयॉर्क। कल भी ये न्यूज़ था शायद। तो 2023 में दुनिया के सबसे, मैंने क्या बोला था? धनी, है ना। धनी अगर हो तभी न्यूयॉर्क जाओगे घूमने के लिए। फिर आ जाओ टोक्यो, फिर आ जाओ सिलिको वैली, सिलिको वैली या सिलिकॉन वैली कर लो, सिलिकॉन वैली। ठीक है। मुंबई का स्थान दुनिया में 21वां है। मुंबई का स्थान, अच्छा उसमें 19 था, ये दूसरा है, ओके, उसमें 19। सबसे ऊपर क्रमशः कौन है? न्यूयॉर्क, फिर है टोक्यो, फिर है सिलिकॉन वैली, फिर मुंबई का स्थान हमारे इंडिया में कौन है? मुंबई है 21 नंबर पर। उल्लिखित अन्य शहर दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता एंड हैदराबाद। ठीक है। सूची लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, लंदन स्थित कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये क्या किया जाता है? इस इंडेक्स को निकाला जाता है। तो सबसे ऊपर कौन है? न्यूयॉर्क, और भारत में कौन है? मुंबई 21 नंबर पर है। ठीक है। सूची में टोटल कितने हैं? 97 देशों, 97 देश, 97 देश शामिल हैं। ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी, जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा, जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा, ये हमारी अगली न्यूज़ है। जिम्बाब्वे, इसको देखते हैं आप। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे एक सोने से जुड़ी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। तो सीधा ये भी आ सकता है कि डिजिटल मुद्रा, सोने से जुड़ी एक डिजिटल मुद्रा किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने। कौन से बैंक ने? रिजर्व बैंक ऑफ, नाम में भी है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, याद हो जाएगा। देश में उन्हें वैध करेगा और देश में उसे क्या करेगा? वैध भी कर देगा। ठीक है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार अवमूल्यन के बाद सरकार ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया है। ठीक है। जिम्बाब्वे डिजिटल गोल्ड टोकन के साथ जिम्बाब्वे डॉलर के आदान प्रदान की अनुमति देता है। इस पहल का उद्देश्य जिम्बाब्वे को मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षित करना है। तो इसका ये जो पहल आई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे एक सोने से जुड़ी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। तो ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? कि जिम्बाब्वे की मुद्रा की अस्थिरता में क्या करना? सुरक्षित करना। ठीक है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। क्या है? हरारे। तो राजधानी और देश और राजधानी, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हरारे। ठीक है। जिम्बाब्वे। चलो, तो ऐसे याद कर लो, जिम्बाब्वे में कर लो जिम, है ना। जिम नहीं जाओगे तो क्या होगे? हार जाओगे किसी से, इसीलिए जिम जाना चाहिए, फिट रहना चाहिए। कर लो, याद तो हो गया। ठीक है। राजधानी एक याद कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत नई दिल्ली में क्या करेगा? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या करेगा? रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब SCO के बारे में भी जानना होगा आपको। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में SCO 2023 की थीम क्या है? सिक्योर SCO। क्या है थीम? रट लेना जरा तो, सिक्योर। तो ये ऐसे कर लेना ना, यहाँ भी S है, इधर भी S है। ठीक है।
तो SS करके कुछ कर लेना। चलो, उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा SCO के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है। SCO सदस्य कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और आप लोग आज देखोगे कि SCO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जरूर देखना। तो सिक्योर SCO, ये इसकी थीम है। न्यू दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत करेगा। जरूर रट लेना, इसके थीम को जरूर रट लेना। ठीक है। अगली बात आते हैं, तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट। क्वाड समिट, चतुर्भुज भी इसे बोलते हैं, क्वाड को चतुर्भुज, है ना। चलो, तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट। मेजबान कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया वैसे भी है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका भी है ना। अब आओ, ये पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया बैठक की मेजबानी करेगा। पहली बार ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया इसकी क्या करेगा? मेजबानी करेगा। मेजबान कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो बाज कर सकते हो BAAJ। भारत, B से भारत, A से अमेरिका और A से ऑस्ट्रेलिया, J से जापान। हो तो गया बाज, है ना। चलो, क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना जो कानून के शासन द्वारा शासित है, और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का सम्मान करना। ये इसका क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपको कम से कम ये उद्देश्य तो पता होने चाहिए। ठीक है। अगली बात करते हैं, गोल्डन ग्लोब रेस। अगला न्यूज़ का ये क्वाड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम कर रहा है, और चतुर्भुज बोलते हैं इसे, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। बोला बाज याद कर लो। ठीक है। गोल्डन ग्लोब रेस 2022। अब इसमें देखते हैं पहला क्या है। अभिलाष टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो क्या नाम है? अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी जी क्या किए? गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो गोल्डन ग्लोब किसी को दिया गया, इतना क्या नाम है उसका? अभिलाष। ठीक है, गोल्डन ग्लोब। अब अगली बात आ जाओ, यह दौड़ 4 सितंबर 2022 को फ्रांस के लेस सेबल्स डी ओलोन में शुरू हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के लेस सेबल्स डी ओलोन में शुरू हुई थी। तो ये जो दौड़ थी गोल्डन ग्लोब रेस, ये कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो फ्रांस के लेस सेबल्स में, और अभिलाष टॉमी जी इसमें पहले भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी नाविक कर्स्टन और न्यूज चफर भी गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाले पहली महिला बन गई हैं। तो इनका भी रट लेना भाई। दक्षिण अफ्रीकी हैं, नाविक हैं, क्या नाम है? कर्स्टन न्यूज चफर गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली क्या बन गई है? पहली महिला बन गई है। इसको नाम थोड़ा टफ है बट याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या नाम आया है? कर्स्टन। तो साउथ अफ्रीका है ना, वहाँ के लोग बड़े कष्ट में भी रह के बहुत अच्छा करते हैं, तो गोल्डन ग्लोब जीत लेते हैं। ऐसे कुछ कर लो, कष्ट में भी रह के वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? साउथ अफ्रीका की महिलाएं क्या करती हैं? कष्ट में रह के भी गोल्डन ग्लोब रेस जीत लेती हैं। याद हो जाएगा। चलो अगली बात है, केपलर, KPLER, केपलर की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब को पछाड़कर भारत यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो पछाड़ा किसे है? सऊदी अरेबिया को। भारत यूरोप में रिफाइंड ईंधन का क्या बना है? सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है केपलर की रिपोर्ट के अनुसार। अच्छी न्यूज़ है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से ऊपर जाने के लिए तैयार है। कारण क्या है? रूसी तेल प्रतिबंध। रशिया पर जो ऑयल का प्रतिबंध लग गया, उसकी वजह से ये मतलब जो भारत की जो स्थिति है उसमें जो सुधार आया, वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रशिया के तेल पर क्या हुआ है?
प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, तो सऊदी अरब को पछाड़कर अब क्या किया गया है, भारत जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यूरोप में रिफाइंड ईंधन का बन गया है। चलो अगली न्यूज पर आते हैं हम लोग। तो याद रखना किसको पछाड़ा है, सऊदी अरेबिया को पछाड़ा है, पता होना चाहिए। ठीक है, और यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है, हमारा प्यारा भारत है। अगली न्यूज पे आते हैं। रूसी आधारित एस्बर बैंक ने अपना AI चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया। तो गीगा चैट किसका है, रूसी आधारित कंपनी है एस्बर बैंक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट गीगा चैट ओपन AI के चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो ओपन AI के चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। रूसी आधारित कंपनी है एस्बर बैंक। या सीधा पूछ लेगा एस्बर बैंक किसकी है, तो रशिया की है। और इसने क्या किया है, क्या लॉन्च किया है, AI चैटबॉट, क्या नाम है उसका, गीगा चैट। ठीक है, गीगा चैट। गीगा चैट आर्किटेक्चर नियोन का न्यूरल ओमनीमोडल नेटवर्क विद नॉलेज अवेयरनेस, ये इसका फुल फॉर्म है NEONKA। ठीक है, नामक तंत्रिका नेटवर्क पहनावा मॉडल पर आधारित है। तो इसका जो पहनावा मॉडल है थोड़ा सा याद रखिएगा, नियोंका। ठीक है, नियोंका NEONKA। अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं, पुरस्कार। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 दिया गया। देखते हैं विजेता कौन है। विजेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम इनोवेशन श्रेणी के तहत। ठीक है, किसके तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम इनोवेशन श्रेणी के तहत। और देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। तो एक तो ये डेट याद रखोगे। अगली बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम इनोवेशन श्रेणी के तहत है ये। ठीक है, अगली बात, अगली न्यूज पे आते हैं। सॉरी, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल ने इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी के तहत सम्मान पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल ने इनोवेशन श्रेणी में, ठीक है, यानी नवाचार इनोवेशन श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। तो जिसमें गति होगी, तो जो लोक प्रशासन में सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, बहुत गति से काम करता है, उसी को मिलता है क्या, पुरस्कार वगैरह। ऐसे कुछ याद कर लो, प्रधानमंत्री जी उसी को पुरस्कार देंगे। कुछ दिमाग में एक इमेज फिर से बनाओ, और जैसे इसमें लिखा हुआ है ना PM गति, तो ऐसे गति से आपको पढ़ना भी है। ठीक है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी, रट लेना इसे जरा। तो विजेता भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर, क्या नाम है इनका, दीपिका मिश्रा जी। तो वीरता, इतनी वीर है, इन्होंने दीपक ही जला दिया है ना, क्या किया, दीपक जला दिया। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, इनके घर में बिल्कुल दीपक ही जल गया होगा। उन्होंने वायुसेना पदक जीता है। ठीक है, वह राजस्थान की एक हेलीकॉप्टर पायलट है। राजस्थान के बच्चों के लिए जो यहाँ का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ का जो एग्जाम देते हैं लोग, राजस्थान PSC वगैरह या राजस्थान लेवल के जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान की एक क्या है, हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी। प्रस्तुतकर्ता कौन है, VR चौधरी जी। चलिए अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं। जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट, जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट, विजेता कौन है, पूर्व चांसलर, क्या नाम है, एंजेला मर्केल। तो ये क्या थी, चांसलर थी वहां की, नाम क्या है, एंजेला मर्केल। नाम सबने सुना होगा, इतनी फेमस है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1951 में स्थापित किया गया था। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है कब, 1951 में स्थापित किया गया था। अगली बात क्या है इसमें कि
जर्मनी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से ये एक है। यह जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है। 1951 में ये स्थापित हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है जो सांस्कृतिक और आर्थिक और क्या कहते हैं, राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, एंजेला मर्केल। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैं बोल दी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजेता गायिका आशा भोसले। कौन है विजेता? गायिका आशा भोसले। लता मंगेशकर की स्मृति में पुरस्कार, जिनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 फरवरी 2022 को हुई थी। संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सम्मानित करने का लक्ष्य इसका। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्त करता है। तो पहले किसको दिया गया था? मोदी जी को, और अभी किसको दिया गया है? आशा भोसले जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले कौन ले गए ये पुरस्कार? मोदी जी, और अभी कौन? लता जी। अरे सॉरी, वेरी सॉरी, क्या नाम है इनका? आशा जी। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? 2022-23 के लिए हुडको पुरस्कार। अब ये हुडको पुरस्कार HUDCO हुडको पुरस्कार सम्मानित। स्वच्छ भारत मिशन शहरी उत्तर प्रदेश, यूपी का एग्जाम आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूरी संभावना है आने की। उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया हुडको पुरस्कार से। कारण क्या है? स्वच्छता के लिए लिविंग एनवायरनमेंट 2022-23 श्रेणी में सुधार के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, इसलिए इसे दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी उत्तर प्रदेश को दिया गया है हुडको पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और जिले कितने हैं? 75। चलिए अगले पे आते हैं। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 विजेता कौन है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको मिला है 2023 का? पावर ग्रिड। ठीक है, किसको मिला है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कारण क्या है? वाटरशेड प्रबंधन, समुदाय के माध्यम से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना। तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी आजीविका में सुधार करता है, कृषि में जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें, तो ये सारी चीजें क्या देखते हुए, और वाटरशेड प्रबंधन, ये सब कारण थे। इसलिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को ये अवार्ड दिया गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधा पूछेगा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। विजेता कौन है? PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जरूर लिख लेना कारण जरूर पूछेगा, इसका कारण इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड प्रबंधन, समुदाय के माध्यम से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार, ये सब के लिए इसको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। हुडको पुरस्कार किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश, है ना। और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड किसको दिया है? PGCIL को। ठीक है, स्थापित 23 अक्टूबर 1989, मुख्यालय गुड़गांव, भारत। ठीक है, और निदेशक कौन है? डॉक्टर BK सिंह। चलो अगली बात पे आते हैं। न्यूज बात ही तो ये जरूर याद रखना, मुख्यालय गुड़गांव, भारत में गुड़गांव है, और निदेशक क्या है? डॉक्टर BK सिंह। ठीक है, 1959 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके आगे 2-3 स्टार लगा लो जरा, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को दिया गया है। रट लेना, बोल के पी लेना, जो हो जैसे कर लेना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा को मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उनके नेतृत्व की मान्यता में उनके सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। यह उनके नेतृत्व की मान्यता में
उनके सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। तो ये भी पूछ सकता है कि रेमन मैग्सेसे कौन थे, फिलीपींस के 7वें नंबर के कौन थे राष्ट्रपति, या सिर्फ इतना याद रखो फिलीपींस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ठीक है, चलो अगली बात है 68 यानी 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स। हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स कौन ले गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कौन है, बधाई, बधाई दो के लिए राजकुमार राव को। बधाई दो या बधाई हो पता नहीं, मैं तो देखती नहीं हूँ मूवीज, होगा देख लेना आप लोग कौन सी मूवी, बधाई हो शायद है। बधाई दो के लिए राजकुमार राव। महिला में महिला सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता, अभिनेत्री होना चाहिए ना यहाँ पे, अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए इनको मिला, आलिया जी को, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई दो। अच्छा बधाई दो 2 बार है तो गलत नहीं है, होगा ठीक है, बधाई दो। तो हुंडई फिल्म फेयर कौन कौन लेके गया है, पुरुष में पुरुष अभिनेता कौन है, राजकुमार राव, बधाई दो। अभिनेत्री में कौन है, आलिया भट्ट जी, गंगूबाई। और फिल्म आलोचक कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक कौन है, बधाई दो। चलो अब अगला है रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस। आ जाओ भैया, डिफेंस की बात करते हैं। लॉग्ड शीट्स 2023 अभ्यास, लॉग्ड शीट्स। तेलिन एस्टोनिया, तेलिन कहाँ पे है, एस्टोनिया, एस्टोनिया कहाँ पे है ये भी बताओ, यूरोप है ना। तेलिन में नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा होस्ट किया गया। नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। कहाँ पे, तेलिन में। तेलिन कहाँ है, एस्टोनिया में। और नाटो में कितने सदस्य हो गए आप, 31। 31वां कौन है, फिनलैंड है ना। और इसमें स्वीडन भी आया था, उसके आवेदन को क्या किया गया था, मना कर दिया, अस्वीकार कर लिया गया था। टोटल 30 देश थे। 4 अप्रैल 1949 में ये संस्था आई थी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लॉग्ड शील्ड दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है, दुनिया का सबसे बड़ा। प्रतिभागी नाटो सहयोगियों सहित 38 देशों के 3000 प्रतिभागी। प्रतिभागी कितने, नाटो सहयोगियों सहित, नाटो सहयोगियों के सहित 38 देशों के 3000 प्रतिभागी इसमें हैं, ठीक है। नाटो उत्तर अटलांटिक ट्रीटी मतलब सॉरी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में स्थापित हुआ था। एक साथ काम करने, अपने सदस्य देशों को बाहरी खतरों से बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आजकल के बच्चे बड़ा नाटक करते हैं ब्रश करने में, ठीक है। ब्रसेल्स बेल्जियम में है और स्टॉल्टनबर्ग इसके हेड है। तो स्टॉल्टनबर्ग बर्गर खाने में कोई नाटक नहीं करता है, बर्ग शब्द कुछ भी कर लीजिएगा याद हो जाएगा। 31वां कौन है, बहुत फनी सा देश आ गया है 31वां, किसमें, नाटो में, ठीक है। और जो स्वीट था उसको आने ही नहीं दिया लोगों ने। चलो अगली बात हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग्ड शील्ड भी कहाँ पे, तेलिन में हुआ, एस्टोनिया, ठीक है। नाटो वगैरह जहाँ पे आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन वगैरह, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज INIOCHOS-23, ठीक है, ये एक्सरसाइज का नाम है। भारतीय वायुसेना 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 विमानों के साथ भाग लेगी। तो सुखोई 30 MKI और C-17 क्या करेगी, भाग लेगी, किसमें, एक्सरसाइज INIOCHOS-23 में। स्थान का है यूनानी वायुसेना, ग्रीस, तो ग्रीस में, ठीक है। कहाँ पे, यूनानी वायुसेना, ये कहाँ पे है, ग्रीस। तो ये एक्सरसाइज हो गया। अजय वॉरियर आप लोग को पता है किसके किसके बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, और आयोजित सेलिसबरी प्लेन्स यूके, कहाँ पे आयोजित हुआ है, यूके के सेलिसबरी प्लेन्स में, ठीक है। सेलिसबरी प्लेन्स में ये आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर अभ्यास किसके बीच होता है, भारत एंड ब्रिटेन। बी कर लो, बी कर लो, ठीक है। BBA तो भारत, ब्रिटेन और ऐसे अजय वॉरियर। BBA
बीबीए में प्लान किया, ये कर लो, प्लेन्स आया ना, प्लान किया, हो गया याद। साझेदारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किसके साथ किया है? नशा मुक्त भारत अभियान के साथ क्या किया है? आर्ट ऑफ लिविंग के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में, तो इससे हिस्से के रूप में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर क्या किया? सिग्नेचर किया है। इस अभियान को ड्रग सेंसिटिव इंडिया हासिल करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। ड्रग सेंसिटिव इंडिया हासिल करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने क्या किया है? नशा मुक्त, किसका, यही पूछ, नशा मुक्त भारत अभियान किसका है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, किसके साथ? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता किया है। अगली न्यूज हमारी, भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। आई रिपीट, भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के हितधारकों को एक अक्षय स्रोत के रूप में विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करना। वे पहली यूके भारत वैज्ञानिक गहरी समुद्री यात्रा और अंतरिक्ष पार्क साझेदारी शुरू करने में भी शामिल होंगे। तो ये सब इनका उद्देश्य है। और ये क्या करेंगे? पहली यूके भारत वैज्ञानिक गहरी समुद्री यात्रा, ये याद रखिए, गहरी समुद्री यात्रा किसके? भारत यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। गहरी समुद्री यात्रा और अंतरिक्ष पार्क साझेदारी में भी शामिल होंगे। और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं ये लोग? ये दोनों लोग भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने में दोनों लोग सहमत हुए। किसके बीच? भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत यूके याद कर लो। डीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, डीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA ने हिंसा से बचने के लिए केंद्र और असम की राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। डीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA ने हिंसा से बचने के लिए, ठीक है। खेल से है, देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2023 इटालिया टर्की में आयोजित हुआ है। ये भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। विजेता कौन है? ज्योति सुरेखा वेनम, ओजस प्रवीण देवताले की भारतीय मिश्रित टीम ने, ठीक है। अब आ जाओ 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप स्थान 9 से 18 जून तक भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ भारत में। पहले कब हुआ था? मुंबई में 2018, 2019 में अहमदाबाद, और तीसरी बार भुवनेश्वर में, ठीक है, आयोजित हुआ है। मेजबान भारत के साथ लेबनान, मंगोलिया और वानुअतु शामिल होंगे। तो ये हमारी खेल से 2 न्यूज हो गई। तीसरी न्यूज है हमारी, शाहजहां स्टेडियम स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर। जो शाहजहां स्टेडियम स्टैंड है उसका नाम क्या था? वेस्ट स्टैंड, ठीक है। उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में सबसे अधिक ODI 244 का गिनीज रिकॉर्ड है, ठीक है। तो बेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। और उनको शाहजहां की उपाधि लोग दे दी हैं, ठीक है। शाह है, जहाँ के शाह हो गए हैं। तो ये हो गया आपका, इम्पोर्टेंट है। तीरंदाजी वाला याद कर लेना, ट्रक में तीर लेके जा रहे थे, ठीक है, और आगे से लालटेन या ज्योति जल रहा था ताकि ताले ना कोई तोड़ ले, ऐसे कुछ बना लो। चलो अगली बात है हमारी, सिडनी ग्राउंड के गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर रखा गया। शाहजहां स्टेडियम के CEO खताफ बुखातिर हैं। क्या नाम है इनका? खलाफ बुखातिर हैं। शाहजहां स्टेडियम के जो CEO हैं। लंदन मैराथन दूसरे सबसे तेज समय में विजेता केन्या के केल्विन किप्टन जो इसके विजेता है लंदन मैराथन दूसरे सबसे तेज समय में 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड के समय के साथ रिकॉर्ड किया है। इलियूड किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड में 16 सेकंड से चूक गए। एलियट किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड से कितना? 16 सेकंड से ये चूक गए। और अभी विजेता कौन है? केन्या के केल्विन किप्टन हैं, ठीक है। लंदन मैराथन दूसरे सबसे तेज समय में। 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड के समय के साथ रिकॉर्ड किया है। इलियट किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड में 16 सेकंड से चूक गए और अभी विजेता कौन है? केन्या के केल्विन किप्टन हैं, ठीक है। लंदन मैराथन दूसरे सबसे तेज समय में।
उसके बाद आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिन पर। देखते हैं महत्वपूर्ण दिन। 24 से 30 अप्रैल, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह। थीम क्या थी? द बिग कैचअप, द बिग कैचअप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसकी थीम याद रखिएगा, द बिग कैचअप। उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य पर मलेरिया के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करना, ठीक है। थीम क्या थी? थीम को रट लीजिए, जरूर पूछेगा। शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन, ठीक है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहला विश्व मलेरिया दिवस। तो 2008 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित पहला विश्व मलेरिया दिवस हुआ था, ठीक है। अगली बात आई है 21 अप्रैल, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। उद्देश्य क्या? मानव विकास में नवाचार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और पहला विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2002 में मनाया गया था। पहला कब मनाया गया था? 2002 में मनाया गया था, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल को मनाया जाता है रचनात्मकता, और पहला 2002 में मनाया गया था। मानव विकास में नवाचार की भूमिका में जागरूकता। ओके, अगली बात है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। ये तो जरूर पता होना चाहिए आपको। तो रचनात्मकता भी सेम डे, और सेम डे ही राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान के लिए सिविल सेवकों को सम्मानित करना। जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको सम्मानित करना, ठीक है। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगली बात है 22 अप्रैल, सबको पता है ना? ये तो बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। उद्देश्य क्या होता है? पोल्यूशन, जलवायु परिवर्तन आदि से तेजी से बढ़ते स्तर के बारे में जागरूकता फैलाना। तो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के बारे में तेजी से क्या करना? जागरूकता फैलाना, जो बढ़ रहा है एकदम से, ठीक है। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे ग्रह में निवेश करें। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ऐसे याद कर लो, हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है। सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1970 के दशक में पृथ्वी दिवस की स्थापना की थी। सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1970 में पृथ्वी दिवस की स्थापना की थी। रट लेना, पृथ्वी दिवस रट लेना। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा आयोजित। पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995। पहला कब? 23 अप्रैल 1995, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है विश्व पुस्तक कॉपीराइट 23 अप्रैल 1995 में पहला, और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यह वह तारीख है जिस दिन कई प्रमुख लेखक विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंट्स और इनका गार्सिलसो डे ला वेगा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। तो आपको 23 अप्रैल याद रखना है, 23 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस 73वां संविधान संशोधन 1992 को मनाता है, ठीक है। अब आ जाओ 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। पंचायती राज दिवस 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ और संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2010 में मनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता, BR मेहता है। आपको बता दूं इसमें 29 विषय भी हैं, ठीक है। और 74वां किससे था? नगर पालिका है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 12वीं। चलिए अगली बात है, और भाग कौन सा जोड़ा गया था उसमें? 9 का। अप्रैल के चौथे गुरुवार यानी कि 27 अप्रैल को ICT दिवस में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो अप्रैल के चौथे गुरुवार क्या कौन सी डेट थी? 27 अप्रैल। उसको ICT दिवस में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों के रूप में मनाया गया है। थीम क्या थी? जीवन के लिए डिजिटल कौशल। थीम थी जीवन के लिए डिजिटल कौशल। ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है। ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है।
बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, थीम क्या थी? महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। इसके ये जो है थीम, इसको रट लीजिएगा जरा। ठीक है, इस थीम को रट लीजिएगा। क्या है? महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। ठीक है, अगली बात 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है टोटल 169 है, जिसमें से 17 को अचीव करना है ना, 2030 तक। तो SDG जो है ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किसी को पीछे ना छोड़े को संतुष्ट करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की तर्ज पर स्थापित की गई थी। तो यह पहल यूनाइटेड नेशन के SDG किसी को पीछे ना छोड़े को संतुष्ट करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की तर्ज पर स्थापित की गई थी 30 अप्रैल को, आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने SDG है। मैंने बोला 169 है और अचीव कितने करने 2030 तक 17। ठीक है, आपको पता होना चाहिए SDG 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, जरूर इसे देखिएगा। ठीक है, सर्च करके, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछता है और पता भी होना चाहिए। चलिए, आज हमारी यहाँ तक का न्यूज़ ख़त्म हुआ और थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।